Good morning class. This is your social studies class for class 6. So take out your social study book. So in previous video we started our chapter number 4, that is solar system. In previous video we cover the portion the solar system, the sun, the planets, the earth, our planets. So in today's video we are going to continue our remaining parts, and the first point in our class is why do we call our earth a unique planet. Before this we have to revise some points of previous chapter, previous video. So let's see. देखिए, आपको मैंने सोलर सिस्टम के बारे में बताया था, तो उसमें कहा था कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, जो मेन उसका सेंटर वो कौन है? सन है। और ये 8 प्लैनेट्स जो हैं सन के सारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मिलके सारे ये सोलर सिस्टम बनाते हैं, जिसमें 8 प्लैनेट आता है, मून आते हैं, या कह सकते हैं सैटेलाइट होते हैं, एस्टेरॉयड एंड मेटेरॉइड्स होते हैं, एस्टेरॉयड्स और मेटेरॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें सन के बारे में आपने पढ़ा था। फिर सन के थ्रू ही सारे प्लैनेट्स को क्या मिलता है? हीट मिलती है और लाइट मिलती है। फिर आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, प्लैनेट्स में क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे वो प्लैनेट लगे किसी भी सेलेस्टियल बॉडी में। फिर आपने देखा था कि प्लैनेट्स को मैंने 2 तरीके से उसका सीक्वेंस बताया था। फर्स्ट ये था कि सन से उसके डिस्टेंस को लेते हुए, तो सन के से स्टार्टिंग से कौन है? मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। फिर उसके बाद से मैंने उनको साइज के अकॉर्डिंग भी आपको बताया था। तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। साइज के अकॉर्डिंग क्या है? जुपिटर। फिर क्या है? सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड मरकरी। ये किसके अकॉर्डिंग था? उनके साइज के अकॉर्डिंग। मीन सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी है। इसके बाद मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। रोटेशन मीन्स क्या हो गया? प्लैनेट्स जो अपने पॉइंट्स पे मूव करते हैं उनको हम रोटेशन कहते हैं, और जो सन के चारों तरफ जब प्लैनेट चक्कर लगाते हैं उनको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। 1 रोटेशन में 1 डे कंप्लीट होता है और 1 रिवॉल्यूशन में 1 ईयर कंप्लीट होता है। ठीक, ये आपने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि प्लैनेट्स 2 टाइप्स के होते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो घने होते हैं और उनका कंपोजिशन वो पत्थरों से मिलके बने होते हैं। ठीक है, जिसमें कौन कौन से थे? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी और वीनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट या मून नहीं होता है। वहीं अर्थ के पास 1 सैटेलाइट होता है और मार्स के पास 2 सैटेलाइट मीन्स 2 मून्स होते हैं। अर्थ के पास जो 1 सैटेलाइट है उसको हम मून कहते हैं, और जो मार्स के पास 2 सैटेलाइट है उनका नाम है फोबोस एंड डीमोस। फोबोस एंड डीमोस। ठीक है, अब नेक्स्ट है आउटर प्लैनेट। तो आउटर प्लैनेट में कौन कौन से हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये बड़े होते हैं और बहुत बृहद साइज इनका होता है, बहुत बड़ा साइज होता है इन प्लैनेट से कंपैरिजन में। इनके पास मतलब इनका जो डेंस बहुत कम होते हैं, बहुत कम घने होते हैं और हल्के होते हैं। क्यों? क्योंकि गैसेस और लिक्विड से मिलके ये बने होते हैं। उसके बाद हमने अर्थ के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि अर्थ जो रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो 365 होल 1/4 डेज में कंप्लीट करता है। अगर साइज के हिसाब से देखें तो ये 5th पोजीशन पे है, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो ये हमारा सन से कितने पोजीशन पे? 3rd पोजीशन पे है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वाई डू वी कॉल आवर अर्थ अ यूनिक प्लैनेट? हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? अब चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है द अर्थ इज नाइदर टू हॉट लाइक मर्करी नॉर टू कोल्ड लाइक प्लूटो, सो इट इज अ आइडियल टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो पृथ्वी है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होती है मरकरी की तरह, और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती है प्लूटो की तरह। इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ का जो तापमान होता है एक आदर्श तापमान है मनुष्य के विकास के लिए, और कोई भी जीवन है उसके
जीवित रहने के लिए या उसके ग्रो करने के लिए। सेकेंड है Our Earth is a habitable planet. It supports human and other forms of life by providing all necessities of life. हमारा पृथ्वी जो है एक हैबिटेबल प्लान, मतलब यहाँ पे हैबिटेट रहते हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है पृथ्वी जो है मनुष्य को और साथ ही साथ जो भी लिविंग बीइंग है उनका जीवन जीने में उनको सपोर्ट करती है। किस तरीके से सपोर्ट करती है? उनको अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध करा के। The atmosphere contains about 27% oxygen that makes life possible on this planet. Atmosphere क्या कर रहा है? Atmosphere में जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में 27% ऑक्सीजन है। कितना है? 27% ऑक्सीजन है, जिससे यहाँ पे जीवन जीना और आसान हो गया है। इट्स एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ, क्यों आसान हो गया? क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इस प्लैनेट पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्थ है इट एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ लार्ज कवर टू प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। देखिए एटमॉस्फेयर जो है एक क्या पृथ्वी के ऊपर एक परत नुमा हो जाती है, उसको एक चद्दर की तरह पूरी ढकी रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा ठंड और गर्मी से उसको बचाती है। कौन? एटमॉस्फेयर जो पृथ्वी पे होती है, ठीक है। लास्ट है अबव ऑल ऑन आवर प्लैनेट अर्थ वाटर अकर्स इन वास्ट क्वांटिटीज विच मेक लाइफ पॉसिबल एज वाटर इज क्वाइट एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। जो ऊपर के आपने सारे पॉइंट्स पढ़े वो तो जरूरी थे ही, साथ ही साथ सबसे मेन जो क्वालिटी है इसके अंदर वो क्या है? यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में पानी उपस्थित है, जिससे जीवन संभव है, क्योंकि जो वाटर है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो आपने ये समझा कि क्यों हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का शेप कैसा है, इस बात को लेके भी बहुत सारे साइंटिस्ट में विवाद हुआ। कोई कुछ शेप का बताया तो कोई कुछ शेप का बताया। तो चलिए देखते हैं क्या है। इन द पास्ट पीपुल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। जब प्राचीन की बात करें, हमें भूतकाल में अगर जाएं और वहाँ देखें तो वहाँ के जब लोग थे वो लोग ये सोचते थे कि अर्थ जो है वो फ्लैट है, मतलब चिपटा है। बट लेटर ऑन साइंटिस्ट प्रूव दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक थे, वो उन्होंने प्रूव किया कि अर्थ जो है वो एक स्फेरिकल शेप का है। कैसा है? स्फेरिकल शेप का है। देयर आर मेनी आर्ग्यूमेंट्स रिगार्डिंग द शेप ऑफ द अर्थ। तब अर्थ पृथ्वी के शेप को लेके बहुत सारे बहस हुए, साइंटिस्ट के बीच में वाद विवाद चलते रहे, ठीक है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है? द सेलर्स लाइक मैगेलन एंड ड्रेक हु सेल्ड अराउंड द वर्ल्ड हैड स्टार्टेड फ्रॉम वन पॉइंट, सेल्ड इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच द सेम प्लेस वेयर दे हैड स्टार्टेड। देखिए जो एक यात्री थे मैगेलन और ड्रेक, ठीक है, नाविक थे, ठीक है। ये क्या किए? ये पूरे संसार में घूमे, ठीक है, और उन्होंने जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में फिर से वो पहुंच गए, ठीक है। इट मीन्स द अर्थ इज नॉट फ्लैट इन शेप बट स्फेरिकल इन शेप। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ फ्लैट नहीं है, स्फेरिकल है। इफ द अर्थ हैज बीन फ्लैट दे वुड हैव रीच्ड एन एज एंड वुड नॉट हैव रीच द सेम प्लेस। अगर वो फ्लैट होता तो क्या होता? अगर यहाँ से चलते तो वो सीधे सेम डायरेक्शन में चलते रहते तो वो एक एंड पे पहुंचते ना, लेकिन वो एंड पे ना पहुंच के फिर से उसी पॉइंट पे आ गए। मान लीजिए उन्होंने यहाँ से चला और सेम डायरेक्शन चलते गए, उसी डायरेक्शन में पकड़ते हुए वो गए, तो फिर वो उसी पोजीशन पे आ गए। मीन्स यहाँ से उभरते हुए नीचे से वो सेम डायरेक्शन ऐसे सर्कल कवर की, तो वो क्या हो गए? आपका फिर उसी पोजीशन पे आ गए, जिससे पता चला कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में है। ड्यूरिंग अ लूनर इक्लिप्स द शैडो ऑफ अर्थ कास्टेड ऑन द मून इज सर्कुलर इन शेप। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण जब लगता है तो जो अर्थ का शैडो होता है वो मून पे कैसा पड़ता है? सर्कुलर। मतलब अर्थ की परछाई जो होती है मून पे कैसी पड़ती है? सन होता है, फिर अर्थ होता है और ये फिर मून होता है। ये लूनर इक्लिप्स का पोजीशन होता है। सन की रोशनी के जो इसका जो शैडो इस पे पड़ता है, जो परछाई पड़ती है वो कैसी पड़ती है? सर्किल
पड़ती है, ठीक है। तो और ये हमें पता है कोई भी किसी भी चीज़ की शैडो जो है वो उसके जो उसका शेप होता है उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो जब मून पे उसका शैडो जो परछाई है वो सर्किल पड़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। नेक्स्ट है द पिक्चर्स ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस शो दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जब हम स्पेस से, ठीक है, जब हम स्पेस से अंतरिक्ष से अर्थ का फोटो क्लिक करते हैं तो वहां से हमको दिखता है कि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप का है। इफ वी सी द डिस्टेंस हॉरिजन फ्रॉम अ हाई पीक इट लुक स्फेरिकल इन शेप। अगर हम बहुत दूरी से दूसरे एक जोन से देखें, उसके टॉप से देखें, तो भी हमको अर्थ स्फेरिकल शेप का दिखेगा। लास्ट पॉइंट है व्हाइल स्टैंडिंग ऑन द सी शोर व्हेन वी सी अ शिप कमिंग टुवर्ड्स द पोर्ट वी foresee its chimney on top. As it come closer we see the upper deck and when it comes still closer we see the complete ship। तो देखिए हम कंप्लीट शिप देखते हैं, ठीक है। Since it is spherical in shape we could see one part after the other from top to the bottom। देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्कुलर शेप है, ठीक, उसका हाफ है, तो यहाँ से ना अगर हम यहाँ खड़े हैं और नाव यहाँ से जा रही है, मान लीजिए नाव है, ठीक है, और उसके टॉप पे ये फ्लैग है, तो जब वो जाएगी तो यहाँ से आपको पहले उसका फ्लैग दिखेगा। जब वो थोड़ा सा ऊपर आएगी तो आपकी उसकी स्टिक भी दिखेगी, फिर ऊपर आएंगे तो आप उसको पूरा नाव के साथ, आप स्टिक के साथ उसको देख सकते हैं, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वो और आपके पास आते जाएगी, ठीक है। तो वहां से आप टॉप टू बॉटम पूरा देख सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अर्थ का शेप जो है वो क्या है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया कि अर्थ का शेप कैसे है, अर्थ क्यों यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है, ये आपने देखा। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट। क्या है? सैटेलाइट। तो देखिए क्या है, द वर्ड सैटेलाइट मीन्स अ जूनियर कंपेनियन और फॉलोवर्स ऑफ द प्लैनेट। सैटेलाइट क्या है? देखिए जूनियर कंपेनियन मतलब जो प्लैनेट्स हैं उनका साथी होता है लेकिन उनसे छोटा होता है, या उसका फॉलोवर्स ऑफ द प्लैनेट मतलब उसके शिष्य के रूप में होता है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। दे जो उनको फॉलो करता है। दे मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। वो ठीक उसी तरीके से प्लैनेट का चारों ओर से चक्कर लगाते हैं। सैटेलाइट जिस तरीके से प्लैनेट जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एज अ रिजल्ट द सैटेलाइट ऑल्सो मूव अराउंड द सन, जिसके वजह से सैटेलाइट भी क्या है, सन के चारों तरफ मूव कर। आप सोचोगे कैसे? तो मान लीजिए सन है, यहाँ पे प्लैनेट है, तो प्लैनेट इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर है, तो सैटेलाइट भी उसके साथ पूरा घूमते हुए तो आगे जा रहा है ना। प्लैनेट जहाँ जब पोजीशन चेंज कर रहा है उस तरह से सैटेलाइट का भी पोजीशन चेंज हो रहा है। इस तरीके से सैटेलाइट जो है वो सन का चक्कर लगा लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट ऑल्सो शाइन बाई रिफ्लेक्टिंग लाइट फ्रॉम द सन लाइक प्लैनेट। और सैटेलाइट्स भी शाइन करते हैं। क्यों शाइन करते हैं? जब वो प्लैनेट के चक्कर लगाने के साथ साथ सन के भी चक्कर लगा रहे हैं तो सन की जो लाइट है उस पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसके वजह से वो चमकते हुए दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द अर्थ कंपेनियन द मून। जो अर्थ का कंपेनियन है, जो उसका फॉलोवर है, मतलब अर्थ का जो सैटेलाइट है वो कौन है? मून। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी मून है, ठीक है। तो अब मून के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये सैटेलाइट के बारे में क्या हमें इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इस डिस्टेंस इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। It is the largest and the brightest object in the night sky. The moon does not have heat and light of its own. देखिए मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। और ये जो है अर्थ से कितनी दूरी पे है? 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है, और ये बहुत बड़ा भी होता है। और मतलब हमको रात में आसमान में सबसे बड़ा और सबसे चमकता हुआ ऑब्जेक्ट कौन दिखता है? मून ही दिखता है। और वो क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे अर्थ के ज़्यादा करीब है, ठीक है। मून के पास खुद की अपनी हीट ऊष्मा नहीं होती है, और अपनी
अपना प्रकाश भी नहीं होता है, लाइट भी नहीं होता है। ये लाइट और हीट इसको कहाँ से मिलती है? सन से। कैसे मिलती है? क्योंकि ये प्लैनेट के चारों तरफ लगाते हैं और प्लैनेट सन के, तो इसके वजह से सन की लाइट जो है इन पे भी रिफ्लेक्ट करती है। जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है इनके ऊपर पहुंचती है, वो कितने सेकेंड में पहुंचती है? 1.25 सेकेंड में। मतलब इन पे जो लाइट, सन की जो लाइट इन पे रिफ्लेक्ट होती है, चमकते हैं, और इनकी जो रोशनी हमारे तक पहुंचती है वो कितने सेकेंड में पहुंचती है? 1.25 सेकेंड में। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट टेक्स। अब मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये कितना समय लेते हैं? तो इस 27 डेज और 8 आवर का समय लेते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने। मतलब मून जो है अर्थ का एक चक्कर कितने दिन में कंप्लीट करता है? तो 27 डेज 8 आवर्स में। यही इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। और जितना समय ये अर्थ के चारों तरफ घूमने में लग रहा है, मतलब रिवॉल्यूशन में लग रहा है, उतना ही समय मून अपने एक चक्कर अपने जगह पे घूमने में भी लगाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, हम अर्थ पे सिर्फ हम मून का एक साइड ही देख पाते हैं। मून का एक साइड ही देख पाते हैं, हम मून का दोनों साइड अर्थ पे नहीं देख सकते हैं। नो लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। मून पे कोई जीवन नहीं है। मून जो है अपना शेप खुद चेंज करते हैं कुछ समय के अंतराल पे। जब फुल मून होती है नाइट में, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा। जब पूरा एक कंप्लीट मून हमको दिखता है तो उसको हम पूर्णिमा कहते हैं, और ये महीने में सिर्फ एक बार हमें दिखती है। विजिबल ओनली वंस इन अ मंथ। ए फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज, मतलब 14 दिन बाद जो है ये हमें नहीं दिखती है। एंड इट इज न्यू मून नाइट और अमावस्या व्हेन यू कैन सी द नाइट स्काई बेस्ट इफ इट इज नॉट क्लाउडी। और न्यू मून नाइट किसको कहते हैं? अमावस्या। जब आपको एक आसमान, रात में आसमान पूरा क्लियर दिखता है अगर वो क्लाउडी ना हो। ठीक है, तो पूर्णिमा में क्या होता है? फुल मून दिखता है। अमावस्या में क्या दिखता है? न्यू मून दिखता है। ऑल सैटेलाइट्स और नॉट सेलेस्टियल बॉडी। अब ये चीज है कि जितने सैटेलाइट्स हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज नहीं होती हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनको हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, बट कुछ ऐसी भी हैं जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, मनुष्य द्वारा बनाई गई सैटेलाइट्स हैं। और वो क्यों बनाई गई हैं? ताकि हमको वहाँ के सारी गतिविधियों का पता चल सके। ठीक है, देयर आर मैन मेड सैटेलाइट ऑल्सो। देखिए, नेचुरल सैटेलाइट के साथ साथ मैन मेड सैटेलाइट भी होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। और ये किसके द्वारा बनाया गया रहता है? तो ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया होता है। दे हेल्प टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स। ये हमें ब्रह्मांड के विभिन्न जानकारियों के बारे इकट्ठा करने में, एकत्रित करने में सहायता करता है। ये जो होते हैं प्लैनेट्स के ऑर्बिट में होते हैं। जैसे ये प्लैनेट है, मान लीजिए अर्थ है, उसका ये ऑर्बिट है। ठीक है, उसी ऑर्बिट में इसको छोड़ा जाता है। ठीक है, किसके हेल्प से? रॉकेट के हेल्प से। ठीक है, आप देखे होंगे एक पिक्चर आई थी मार्स करके, तो उसमें क्या है, मंगलयान जो पिक्चर आई थी, ठीक है, उसके अंदर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से रॉकेट से ये सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं और जो प्लैनेट है उसके ऑर्बिट में छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए। और देखिए यहाँ पे फैक्ट एक दिया है, गनीमेड जो है जुपिटर का सैटेलाइट है, और ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का। और सैटर्न का सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटन, जो कि मरकरी से बड़ा है। ठीक है, इज द ओनली मून विथ एन एटमॉस्फेयर। ये सिर्फ इकलौता ऐसा सैटेलाइट है टाइटन जहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है। ठीक है, On 29 July 1969, Neil Armstrong, an American astronaut from NASA, became the first man to walk on the moon. जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैं वो पहले ऐसे अंतरिक्ष यात्री हैं जो पृथ्वी पे, मतलब चंद्रमा पे चले थे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है फर्स्ट थे, और अगर इंडिया की बात की जाए तो कौन था? राकेश शर्मा थे। ठीक है,
The Indian Space Research Organization ISRO was established in 1969 to advance space technologies. It uses its application for national benefit. जो ISRO है वो 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था इस संस्था को, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस थी और जिसको देश के बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद से ही हमने पढ़ लिया सैटेलाइट, जिसमें अर्थ और के सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, और अर्थ के सैटेलाइट का नाम क्या है, मून है। ठीक है, अब इसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैलेक्सी। नेक्स्ट क्या है, गैलेक्सी। तो चलिए गैलेक्सी के बारे में देखते हैं। जैसा कि हमको पता है कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। ठीक है, तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी इज अ मैसिव कॉन्ग्रीगेशन ऑफ स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉयड्स एंड अदर हेवनली बॉडीज बाउंडेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि गैलेक्सी जो है एक आप सब कह सकते हैं एक समूह है जिसमें स्टार है, प्लैनेट है, ऐसा एरिया जहाँ पे स्टार, प्लैनेट, एस्टेरॉयड्स हैं और कई हेवनली बॉडीज़ है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और ये सब वहाँ पे कैसे रुके हुए हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू रुके हुए हैं। ठीक है, अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन नहीं होता तो वो एक जगह इस तरीके से नहीं होते। जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, जो कई स्टार्स एक ग्रुप में रहते हैं, वो कुछ ना कुछ पैटर्न्स बनाते हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलेक्सी। द ग्रुप ऑफ स्टार्स ज्वाइनिंग अ डेफिनेट पैटर्न इज कॉल्ड गैलेक्सी। ठीक है, जो गैलेक्सी है ये वर्ड लिया गया है ग्रीक वर्ड गैलेक्सियस से, जिसका मतलब होता है मिल्की, ए रेफरेंस होता है मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका मतलब क्या होता है, मिल्की। ठीक है, अब इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या नाम दिया गया है, मिल्की वे गैलेक्सी। द मिल्की वे गैलेक्सी इज द गैलेक्सी दैट कंटेन आवर सोलर सिस्टम। मिल्की वे गैलेक्सी ये ऐसा गैलेक्सी है, ऐसा ब्रह्मांड है जिसमें हमारा सोलर सिस्टम भी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा स्पाइरल गैलेक्सी है, स्पाइरल शेप का गैलेक्सी है, शेप लाइक ह्यूज वर्लफुल दैट रोटेट वंस एवरी 200 मिलियन ईयर। देखिए आप देख रहे हो ये मिल्की वे गैलेक्सी का ही पिक्चर है, और ये कैसा दिख रहा है, एक स्पाइरल फॉर्म में दिख रहा है, और ये एक वर्लफुल की तरह पूरा एक शेप बनाया हुआ है, जो हर 2 साल मिलियन ईयर्स पे क्या है, एक चक्कर लगाता है। वन ऑफ द ब्राइट बैंड ऑन द क्लियर नाइट स्काई इज नोन एज। अगर रात में आपको कहीं बहुत चमकता हुआ एक एरिया दिखता है तो वो क्या है, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। उसी को हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टार्स। तो स्टार्स तारे क्या होते हैं, तो स्टार्स क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इनकी खुद की लाइट होती है। शुरुआत में भी आपको बताया गया कि सन एक स्टार है और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसकी खुद की लाइट होती है, और उसी के लाइट और ऊष्मा के द्वारा ही अदर प्लैनेट्स रोशनी करते हैं, उनमें हीट होती है। ये क्या होते हैं, कंटिन्यूसली लगातार ये हीट और लाइट स्पेस में निकालते रहते हैं। तो सन क्या है, एक स्टार है, और स्टार किससे मिलके बना है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलके बना है, और साथ ही साथ उसमें डस्ट भी होता है। ठीक है, द हीट एंड लाइट इज जनरेटेड। अब ये हीट और लाइट कैसे उत्पन्न होती है किसी भी स्टार या सन में, क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो गैसेज होते हैं वो जलते रहते हैं, उसी के कारण लाइट भी मिलती है और हीट भी। इट इज सरप्राइजिंग दैट सन इज नॉट द, ये आपको बहुत आश्चर्य होगा सुन के कि सन जो है वो बहुत सबसे बड़ा तारा नहीं है यूनिवर्स का, वो एक मीडियम मध्यम साइज का तारा है। ठीक है, ये बिगर हमको इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे अर्थ के ज्यादा करीब है और तारों के कंपैरिजन में। ठीक है, हम आसमान में जो है रात में बहुत सारे अनगिनत स्टार्स देखते हैं। ठीक है, और तब भी हम क्या करते हैं, हम इनकी हीट और लाइट हमें महसूस नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। स्टार्स जो है 98% ऑफ मैटर इन गैलेक्सी, मतलब गैलेक्सी की बात की जाए तो 98% पार्ट जो है वो किससे कवर है, स्टार से कवर है। ठीक है, जो स्टार है वो क्लासिफाइड होते हैं, उनका भी कई पार्ट में उनको डिवाइड किया गया है उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के, मतलब ऊपरी चीज़ों को देख के, जैसे आकार को देख के, टेम्परेचर को देख के, कलर को देख के और ब्राइटनेस को देख के। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? स्काई में मिलियन ऑफ स्टार होते हैं, अनगिनत स्टार होते हैं जो कि इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं रैंडमली। किसी का कोई पैटर्न नहीं था, कोई कहीं पे भी तारा आपको कोई 2-3 पास दिखते हैं, फिर कुछ बहुत दूरी पे दिखता है कि नहीं दिखता है। लेकिन कुछ स्टार्स जो होते हैं वो एक झुंड में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं। ऐसे स्टार को सच ग्रुपिंग ऑफ स्टार इज वेल नोन एज कॉन्स्टिलेशन। ऐसे स्टार्स को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। किनको? जो एक ग्रुप में होके एक पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, ये सिर्फ हमें कब दिखते हैं? रात के समय में दिखते हैं। एज दे हैव अ डेफिनिट शेप हैंस एक्वायर डिफरेंट नेम। क्योंकि इनके पास इनका एक डेफिनिट ग्रुप के वजह से एक शेप बन जाता है, जिसके वजह से इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। और ये क्या होते हैं? लगभग 88 कॉन्स्टिलेशन जो है हम अभी तक पता चले हैं। मतलब आसमान में 88 ऐसे समूह हैं जो कि मिल के मतलब अलग अलग 88 समूह। मतलब क्या हुआ? एक समूह अलग मिल के पे कुछ शेप बनाया है, सेकेंड वाला अलग बनाया, 88 ऐसे ही सारे क्या हैं? अलग अलग शेप के हैं। तो उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलो। उर्सा मेजर, उसमें से क्या है? एक उर्सा मेजर है जिसको ग्रेट बियर कहा जाता है। उर्सा माइनर जिसको लिटिल बियर कहा जाता है। ओरियन को हंटर कहा जाता है। पेगासस है, स्कॉर्पियस है, कैसोपिया है। ठीक है, तो ये आपके कुछ कॉन्स्टिलेशंस हैं। और देखिए यहाँ उर्सा मेजर का आपको एक फिगर दिखाया है। देखिए क्या पैटर्न बना रहा है, कुछ इसका शेप बना हुआ है कि नहीं बना है? बना है। फिर उर्सा माइनर का भी आपको उसी तरीके से शेप दिख रहा है। ये बड़े में है, ये छोटे में है। ओरियन का देखिए यहाँ पे एक शेप दिख रहा है कि नहीं? कुछ शेप पैटर्न उससे बना है। तो इसमें क्या है? जो सबसे कॉमन जो कॉन्स्टिलेशन है, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो हम जानते हैं वो है सप्तऋषि मंडल। ये सप्तऋषि मंडल बहुत लोग इस नाम से जानते हैं, जिसको हम ग्रेट बियर भी कहते हैं और इसी को हम उर्सा मेजर भी कहते हैं। ये जो होता है क्लस्टर होता है, मतलब समूह होता है, ग्रुप होता है कितने स्टार्स का? 7 स्टार्स का, जो कि हमें नॉर्दर्न स्काई, मतलब आप आसमान में देखोगे तो नॉर्थ डायरेक्शन का जो स्काई होगा उस साइड में आपको दिखेगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है? पोल स्टार की ओर पॉइंटेड रहता है। पॉइंट टुवर्ड्स, हमेशा उसका पॉइंट किधर रहेगा? पोल स्टार की ओर। और ये शेप कैसा बनाते हैं? प्लग की जैसे बनाते हैं। जो प्लग खुदाई जिससे मिट्टी की जाती है, आप देखते हैं वो टांग जो खेत की जोताई होती है तो प्लग से होती है। लकड़ी का शेप का होता है ना, जिसमें ऐसे बना रहता है, तो उस तरीके से वो होता है। तो ब्राइटेस्ट स्टार जो रात में आपको दिखता है वो कौन सा होता है? सबसे चमकता हुआ तारा जो होता है उसी को हम पोल स्टार कहते हैं और नॉर्थ स्टार उसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ स्काई के साइड में होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन, अब सप्तऋषि के अलावा और इम्पॉर्टेंट कौन से ग्रुप हैं स्टार्स के? उसमें है फर्स्ट है ओरियन। ठीक है, जिसका भारतीय नाम क्या है? व्याध या मृग। क्या है? व्याध या मृग। ठीक है, जो अरेंजमेंट होता है स्टार का इस कॉन्स्टिलेशन में, वो कैसा शेप बनाता है? एक हंटर का। कैसा शेप बनाता है? एक हंटर का। इट इज विजिबल इन विंटर सीजन। ये कब हमें दिखता है? ये ठंडी के सीजन में हमको देखने को आसमान में मिलता है। तो कितने कॉन्स्टिलेशन? मेनली आपको फर्स्ट कॉन्स्टिलेशन का नाम क्या था? सप्तऋषि मंडल, जिसमें 7 स्टार का एक ग्रुप है जो कि प्लग शेप का होता है। और सेकंड आपने देखा ओरियन, जिसको भारत में क्या बोला जाता है? व्याध या मृग कहा जाता है। और ये किस शेप में होता है? हंटर के शेप में होता है। ठीक है, अब ये स्टार के कॉन्स्टिलेशन के बारे में देखा। अब कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है। जैसे आपने प्लैनेट में अभी देखा था कि कुछ यहाँ पे प्लैनेट के इर्द गिर्द कई सेलेस्टियल बॉडीज क्या करती हैं? चक्कर लगाती हैं। तो उनमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हैं, उनके बारे में देखते हैं। Beside planet and their satellite, countless smaller objects whirl around the sun. There are other smaller celestial bodies like asteroids, meteoroids and comets in the solar system. प्लानेट और सैटेलाइट की बात अगर हम छोड़ दें तो इसके बाद भी कई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और वो छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनके नाम होते हैं एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स और कॉमेट, जो हमारे सोलर सिस्टम में दिखते हैं। ठीक है, तो एस्टेरॉइड्स क्या है?
Asteroids. It has been discovered that there are several small celestial bodies similar to planets which revolve around the sun in their own elliptical orbits. ये पहले इसके बारे में पता किया गया है कि कई छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं वो वहाँ स्पेस में चक्कर लगाते हैं जो प्लैनेट की तरह ही हमें दिखते हैं। और ये ठीक जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वैसे ये भी प्लैनेट के चारों तरफ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उनके खुद की भी एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें ये चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को हम क्या कहते हैं? प्लैनेटॉइड्स कहते हैं या एस्टेरॉइड्स कहते हैं। प्लैनेटॉइड्स कहते हैं और एस्टेरॉइड्स कहते हैं। और ये किनके बीच में होते हैं? तो ये मेनली मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी तक 14,000 एस्टेरॉइड्स के बारे में जाना गया है जिसमें सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो क्या है? सीरीज है। क्या है? सीरीज है। ठीक है, these asteroids are believed to be the fragment of a former planet which exploded after its formation. ये माना गया है कि ये एस्टेरॉइड्स एक प्लैनेट के ग्रह के ही भाग हैं जो पहले के समय में बने थे और वो क्या हो गए? ब्रस्ट होके उनका एक टुकड़ा जो है ये माने जाते हैं। ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड्स था। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे मार्स और जुपिटर के बीच में यहाँ किस तरह से एस्टेरॉइड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उसका ये पिक्चर आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेटेरॉइड्स। नेक्स्ट क्या है? मेटेरॉइड्स। You must have noticed that sometime at night a streak of light flashes across the sky and vanishes almost immediately. आप रात में कभी कभी देखते होंगे कि एक अचानक से एक लाइट दिखती है जो बहुत तेजी से आसमान में जाते हुए दिखती है, फिर अचानक से क्या होती है? गायब हो जाती है। You may even have made a wish thinking that is a falling star. और बहुत लोगों को ये लगता है कि ये टूटता तारा है जिससे हम अपनी विश मांग सकते हैं, लेकिन ये टूटता तारा एक्चुअली नहीं होता है जिससे हम विश मांगे, बल्कि एक मेटियोर होता है जो कि बर्न हुआ रहता है, जो जला हुआ रहता है। ठीक है, मेटेरॉइड क्या होते हैं? मेटेरॉइड जो होते हैं स्मॉल पीस होते हैं रॉक के, पत्थर के, जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में बहुत तेज गति से एंटर कर जाते हैं और यहाँ के फ्रिक्शन के कारण, जो एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन होता है, जब उनसे उनका घर्षण होता है, उनसे वो लड़ते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं एंड स्टार्ट ग्लोइंग, और वो फिर क्या करते हैं? चमकने लगते हैं। ठीक है, मोस्ट मेटियोर्स, मैक्सिमम मेटियोर्स क्या होते हैं? वो जल जाते हैं और कुछ जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो सीधे जाके अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं और यहाँ पे एक होल, एक छिद्र बना देते हैं। दे आर देन कॉल्ड मेटेओराइट्स। जो आपके जो आपके सेलेस्टियल बॉडीज है मेटेरॉइड्स, उसमें जो सेलेस्टियल बॉडीज से अर्थ के सरफेस पे जाके गिरते हैं, अर्थ पे होल बनाते हैं, उनको हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। और जो आपको स्काई में ही बर्न करते हुए दिखते हैं उनको हम कहते हैं मेटेरॉइड्स। ठीक है, मेटेरॉइड्स मेटियोर क्रेटर इन एरिजोना यूएसए हैज बीन फाउंड बाय अ लार्ज मेटेरॉइड। अब सबसे बड़ा जो होल बना है इनके द्वारा वो कहाँ बना है? एरिजोना में, जो कि यूएसए में है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? मेटेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स है। देखिए मेटेरॉइड्स जिसमें डी के साथ स्पेलिंग है वो क्या है? वो एक तरीके से जो आप कहते हैं टूटता तारा होता है, वो एक्चुअली वो नहीं होता है, लेकिन उसी को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। और मेटेरॉइड्स क्या होता है? जो पृथ्वी के सरफेस पे आके गिर जाते हैं और यहाँ पे होल बना देते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है हमारा कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? Comets are glowing heavenly bodies revolving around the sun in elongated orbits. Comets भी क्या है? एक heavenly body है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है और elongated orbit में वो चक्कर लगाती है। ये मोस्टली किससे बने होते हैं? डस्ट से, आइस पार्टिकल्स इसमें होते हैं और गैसेज होते हैं। जो कॉमेट्स होते हैं उनका एक हेड होता है, न्यूक्लियस होता है और उसमें एक टेल होता है। मतलब एक हेड है, उसमें एक न्यूक्लियस होगा और ये एक टेल उसमें होगी। जब ये सन की ओर अप्रोच जाते हैं तो जो इनके अंदर गैस होती है वो गर्म हो जाती है, जिसके वजह से ये चमकने लगते हैं। ठीक है,
देखिए जैसे यहाँ पे आपको हेलिकॉमेट्स का पिक्चर दिया कि जैसे जैसे ये सन की ओर जाएंगे इनके अंदर की गैस हीटअप होगी और ये लाइट प्रोड्यूस करने लगेंगे जिससे ये शाइनिंग करने लगते हैं। कॉमेट्स में भी पीरियोडिकली और नॉन पीरियोडिकली, कॉमेट्स जो होते हैं पीरियोडिकल भी होते हैं, नॉन पीरियोडिकल भी होते हैं। पीरियोडिकल कॉमेट्स मतलब क्या होता है, जो एक फिक्स इंटरवल, फिक्स टाइम पे कुछ समय के अंतराल पे हमको दिखते हैं, ठीक है। जैसे हेली कॉमेट्स है, हेली कॉमेट जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पीरियोडिकल कॉमेट का। ये जो है हमें हर 76 ईयर मतलब 76 साल बाद जो है ये हमें जरूर दिखता है, मतलब ये अपना पाथ जो है फिर से रिपीट करता है। इट वॉज लास्ट साइटेड इन 1986, ये लास्ट टाइम हमें 1986 में दिखा था। कब दिखा था? 1986 में। तो कैन यू से व्हेन इट विल बी साइटेड अगेन, तो क्या आपको पता है फिर ये कब दिखेगा? नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स अपीयर फॉर अ शॉर्ट पीरियड एंड देन डिसअपीयर सडनली। नॉन पीरियोडिकल कॉमेट्स क्या होते हैं, वो कुछ समय के लिए दिखते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। अब देखिए जब 76 ईयर बाद कॉमेट्स, पीरियोडिकल कॉमेट्स हमें दिख रहा है जो कि हेली कॉमेट्स है, तो वो लास्ट टाइम 1986 में दिखा था। तो 76 ईयर्स बाद किस ईयर में दिखेगा? तो हम क्या करेंगे, 1986 में 76 को ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कीजिए तो देखिए क्या आ रहा है, 6 6 12, 8 7 15 + 1 16, मतलब क्या हो गया 2062 में ये हमें फिर से दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और इसका जो भी PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, जहाँ से आप इसे कंप्लीट कर लेना। और जो भी इससे और साथ ही साथ आप इसको रीड भी करना है एटलीस्ट 1 टाइम, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने क्या वीडियो में पढ़ा है। और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं वो वीडियो फिर से प्ले करके आप देख के उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में यही ओवर करेंगे। थैंक यू।